जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। मणिपुर में यूएस प्रीचर द्वारा इंसर्जेंट ग्रुप्स को हाईटेक इक्विपमेंट दिए जाने वाली वीडियो। सीएजी ने हाईलाइट करी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण कमियां। अप्रैल 2027 में इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा नया सुखोई Su-30 MKI। नेवी की नई वॉरशिप INS सुशील रशिया से भारत के लिए हुई रवाना। और पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक गलवान क्लैश के बाद से LAC पर चीन ने अपनी ट्रूप्स की संख्या में नहीं करी है कोई भी कमी। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां कुलगांव में दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में लॉन्च किए गए ऑपरेशन के दौरान भारत की फोर्सेस ने पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड 5 सुअरों को ठंडा कर दिया है, यानी कि हमेशा के लिए होरीफाइड कर दिया है। ये जो ऑपरेशन है इसे 19 दिसंबर को आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। और इस क्षेत्र में भारत के अलर्ट ट्रूप्स ने कुछ स्पीशियस एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया था और फिर उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च हुआ। आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में 5 आतंकियों को सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज कर दिया गया। लेकिन इसी फायर फाइट के दौरान हमारे 2 सोल्जर्स भी घायल हुए, जिन्हें तुरंत ही उपचार के लिए इवैक्यूएट कराया गया था। बाकी अभी जिससे मैं हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अभी भी जारी है और इस पर आगे के जो भी अपडेट्स रहेंगे हमारे अगले डिफेंस अपडेट में आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आपको पता ही है कि आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि सोशल मीडिया पर अभी हाल ही में कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही थी जिनमें क्लेम किया जा रहा था कि इस वीडियो में जो आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो वो एक ब्लैक लिस्टेड यूएस प्रीचर है और इसका नाम है डैनियल स्टीफन कॉर्नी, जो कि एक आर्मी वेटरन भी है। और क्लेम किया जा रहा है कि ये वीडियो मणिपुर की है, जहाँ पे ये यूएस प्रीचर इंसर्जेंट ग्रुप्स को ड्रोन्स और बुलेट प्रूफ वेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और इसी मामले पर स्पुतनिक इंडिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि इस वीडियो से इस बात की तरफ भी संकेत मिलते हैं कि जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण मणिपुर में तनाव बढ़ाने में डीप स्टेट की भूमिका के पुख्ता सबूत हैं। और वैसे आपको सूचित करते हैं कि डीप स्टेट को लेकर एक बहुत ही स्पेशल वीडियो DS अनफिल्टर्ड पर हम लाने वाले हैं, जिसे आप एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप पर। तो अगर आपने अभी तक प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें। बाकी इस वीडियो में दिखाया गया कि जो यूएस प्रीचर डैनियल है तो ये महिंद्रा स्कॉर्पियो व्हीकल से पूरे मणिपुर में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और वहाँ वो इंसर्जेंट ग्रुप्स के कमांडर्स के साथ मुलाकात कर रहा है और उनको कुछ हाईटेक इक्विपमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए भी दिखाई दे रहा है। और बाकी फिलहाल अभी जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस वीडियो को लेकर भारत सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल कमेंट देखने को नहीं मिला है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में पेश की गई CAG की रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स की ट्रेनिंग में कई महत्वपूर्ण कमियों को हाईलाइट किया गया है। CAG की जो परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट है ये 2016 से 2021 तक की है, जिसमें इस बात को हाईलाइट किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स पायलट्स की बेसिक ट्रेनिंग के लिए जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल होता है पिलाटस PC-7 Mark II, तो 2013 से लेकर 2021 के बीच में 64 पिलाटस एयरक्राफ्ट में से 16 एयरक्राफ्ट में 38 बार इंजन ऑयल लीक्स वाले मामले हुए थे। और एयरफोर्स ने ये वाला जो इशू है इसे मैन्युफैक्चरर के सामने उठाया था और अगस्त 2023 तक ये वाला जो मैटर है तो वो अंडर इन्वेस्टिगेशन था। रिपोर्ट में इस बात को भी हाईलाइट किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट मॉडर्नाइजेशन वाले प्लान में जो डिले हुआ है तो उसे ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर स्ट्रीम्स के लिए पायलट्स की स्टेज 2 और स्टेज 3 की जो ट्रेनिंग है वो प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि हेलीकॉप्टर पायलट्स को अभी भी पुराने एवियोनिक्स वाले पुराने प्लेटफॉर्म पर ही ट्रेन किया जाता है, जिससे Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर्स जैसी ऑपरेशनल यूनिट्स के लिए एडिशनल कन्वर्जन ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और जबकि ट्रांसपोर्ट पायलट्स की जो ट्रेनिंग है वो अभी भी पुराने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट पर निर्भर है, जिसमें मॉडर्न कॉकपिट्स की कमी है। CAG ने इस बात को भी नोट किया है कि ट्रेनिंग सिमुलेटर्स में भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वहीं जो वर्चुअल रियलिटी सिमुलेटर्स और फ्लाइंग ट्रेनिंग डिवाइसेस हैं तो वो आपको प्रोसीजर ट्रेनिंग देते हैं और एक रियल फाइट एक्सपीरियंस को सिमुलेट करने के लिए उनमें फिजिकल मूवमेंट की कमी रहती है। इस रिपोर्ट में पायलट्स की जो शॉर्टेज है तो इस वाले कंसर्न को भी हाईलाइट किया गया है। फरवरी 2015 में इंडियन एयरफोर्स ने 486 पायलट्स की शॉर्टेज का आकलन किया था और फिर 2016 से लेकर 2021 के बीच में करीब 222 ट्रेनी पायलट्स का एनुअल इनटेक प्लान किया गया था। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो एक्चुअल रिक्रूटमेंट हुई है वो इससे कम है, जिस वजह से पायलट्स की शॉर्टेज बढ़कर अब 596 पायलट्स की हो चुकी है। इसके अलावा CAG ने इंडियन आर्मी की जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की कार्रवाई होती है तो उसमें होने वाली लगातार देरी को भी हाईलाइट किया है। तो जैसे कि अभी हाल ही में HAL को भारतीय रक्षा मंत्रालय से एयरफोर्स के लिए 12 एडिशनल सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स को डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है, तो अब इससे जुड़ी हुई एक लेटेस्ट रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से देखने को मिली है, जिसमें बताया गया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत HAL नए सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स की डिलीवरी
अप्रैल 2027 से शुरू करेगी। और जैसे कि पहले के अपडेट में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि ये जो 12 नए सुखोई फाइटर्स हैं ये एचएएल की नासिक वाली डिवीजन में बनेंगे और इसकी तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और इसमें जो अधिकतर स्ट्रक्चरल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं उन्हें लोकल वेंडर्स के द्वारा ही मैन्युफैक्चर और सप्लाई किया जाएगा। और इसमें कुछ ही मटेरियल है जो कि रशिया से इंपोर्ट होगा। इनमें इस्तेमाल होने वाले जो इंजन हैं उन्हें कोरापुट डिवीजन में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। बाकी पहला एयरक्राफ्ट अप्रैल 2027 से रोल आउट होने के बाद जो आखिरी एयरक्राफ्ट है उसे मार्च 2029 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये भी कहा गया कि जब तक इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी शुरू होगी तब तक इनमें इस्तेमाल करने के लिए जो इंजन कोरापुट डिवीजन में बनाए जा रहे हैं उनमें स्वदेशी कंटेंट 63% तक पहुंच जाएगा। और सुखोई के इंजन भारत में रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ उसके रॉ मटेरियल स्टेज से बनाए जा रहे हैं और कुछ ही स्पेयर पार्ट्स, फोर्जिंग्स और कास्टिंग्स हैं जो कि रशिया से इंपोर्ट होती है। और बाकी अगर आपको भारत के इस फ्रंट लाइन फाइटर के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड करी है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको सुखोई Su-30 MKI से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो उसके लिए आप squadron.in को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इससे इंस्पायर्ड हुडीज, टी शर्ट्स, पोस्टर्स सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और वो भी स्पेशल डिस्काउंट के साथ। आज 19 दिसंबर को मुंबई में MDL द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाई जाने वाली पहली नेक्स्ट जनरेशन की ऑफशोर पेट्रोल वेसल और पहली फास्ट पेट्रोल वेसल की प्लेट कटिंग सेरेमनी आयोजित की गई थी। इन वेसल्स के लिए MDL को मिले कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक टोटल 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स और 6 नेक्स्ट जनरेशन के ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स इंडियन कोस्ट गार्ड को डिलीवर की जाएंगी। और ये जो वेसल्स हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि सर्विलियंस के लिए ड्रोन्स, डिसीजन मेकिंग के लिए AI, मैन्यूवरेबिलिटी के लिए इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम और एफिशिएंट ऑपरेशंस के लिए इंटीग्रेटेड मशीनरी कंट्रोल सिस्टम, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगी। ये जो अत्याधुनिक वेसल्स हैं इन्हें स्वदेशी तौर पर ही डिजाइन और डेवलप किया जाएगा और इनकी डिलीवरी कुछ ही वर्षों के अंदर शुरू हो जाएगी। और भारत के मैरीटाइम बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए जो कोस्टल सिक्योरिटी की अब डिमांड्स बढ़ रही हैं तो ये नई वेसल्स इन सभी डिमांड्स को पूरा करेंगी। बाकी एक इंटरेस्टिंग अपडेट यह है कि 9 दिसंबर को रशिया के यंत्र शिपयार्ड में जो इंडियन नेवी की सर्विस में लेटेस्ट स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को कमीशन किया गया था। तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से सूचित किया गया है कि INS तुशील 17 दिसंबर को रशिया से भारत के लिए रवाना हो चुकी है और जिसे आप INS तुशील की पहली ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। और भारत की नई वॉरशिप बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, अटलांटिक ओशियन और फिर आखिरकार इंडियन ओशियन से होते हुए भारत आएगी। और इस दौरान INS तुशील कई सारी फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज के पोर्ट्स में भी रुकेगी और जिसमें उन फ्रेंडली नेवीज के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग और मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की जाने वाली है। तो यहाँ तक तो आप सभी को पता ही है कि लगभग 5 सालों के बाद भारत और चीन के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स हुई थी, जिसके लिए भारत के NSA श्री अजीत डोभाल चीन गए थे। और इस दौरान भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर टॉक्स हुई हैं तो उसमें चीन ने भारत के साथ अपने बायलैटरल टाइज को स्टेबल करने के प्रयासों के बारे में बात करी है और कुछ 6 पॉइंट की सहमति भी बनी है। हम जानते हैं कि चीन की कथनी और करनी में फर्क होता है, लेकिन फिर भी चीन अभी के लिए तो यही दिखा रहा है कि वो भारत के साथ स्टेबल रिलेशंस चाहता है। फिर इसके बाद चीन की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आई जिसमें चीन ने 2005 वाले भारत और चीन के बॉर्डर एग्रीमेंट के बारे में बात करी थी, जिसका उल्लंघन भी चीन ने ही किया था। और चीन की स्टेटमेंट देख के मानो ऐसा लग रहा था कि भारत चीन ने क्या क्या किया है पास्ट में उस सभी को भूल जाए और अब नए सिरे से शुरुआत करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से जिस तरह की स्टेटमेंट आई तो उसमें इस 2005 वाले एग्रीमेंट के बारे में कोई बात नहीं की गई थी, बल्कि भारत के स्टेटमेंट से इस बात के संकेत मिलते थे कि भारत की पोजीशन इस बात पर स्पष्ट है कि जब तक कि भारत और चीन के बॉर्डर्स पर शांति स्थिरता रहेगी, स्टेटस क्यू कंडीशन मेंटेन रहेगी, तभी जाके भारत और चीन के जो रिलेशंस हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भारत के स्टेटमेंट में उस 6 पॉइंट वाली सहमति के बारे में भी कोई बात नहीं की गई जो कि चीन के ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया था। बाकी भारत ने ये स्पष्ट करके रखा हुआ है कि चीन के साथ उनके ओवरऑल बायलैटरल टाइज तभी नॉर्मल होंगे जब तक कि बॉर्डर पर 2020 वाली स्टेटस क्यू मेंटेन नहीं हो जाता है। वहीं इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है जो कि चीन से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो हुआ यह कि चीन को लेकर पेंटागन की लेटेस्ट रिपोर्ट में बताया गया है कि जो चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है तो उसने 2020 वाले गलवान क्लैश के बाद से अपनी पोजीशन में कोई भी कमी नहीं की है, और जबकि उसने भारत के साथ LAC पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है और LAC के साथ चाइनीज मिलिट्री की अभी भी अच्छी खासी प्रेजेंस मेंटेन है। इस रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि हाल ही के समय में कुछ एरियाज में ट्रूप्स के डिसंगेजमेंट के बावजूद चाइनीज आर्मी ने अपनी पोजीशंस को ना तो पीछे किया है और ना ही अपने नंबर्स में कोई कमी की है। और पेंटागन के मुताबिक 3488 किलोमीटर लंबी LAC के साथ चाइनीज आर्मी के लगभग 1,20,000 ट्रूप्स स्टेशनड है। और अपने ट्रूप्स के अलावा चीन ने हैवी वेपन सिस्टम्स जिनमें टैंक्स, हॉविट्जर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल्स और ऐसी एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट को भी डिप्लॉय कर रखा है। इसके अलावा LAC के ईस्टर्न, वेस्टर्न और मिडिल सेक्टर के साथ जो फॉरवर्ड लोकेशंस हैं वहाँ पे चीन के 20 से अधिक कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड्स स्टेशनड हैं। हालांकि कुछ कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड वापस से अपने बेस में गई हैं,
लेकिन अभी भी बल्क में वे यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि इस बात की तरफ संकेत करते हैं कि इस रीजन में चीन अभी भी मजबूती से खड़ा है। पेंटागन की रिपोर्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि चीन अपने न्यूक्लियर फोर्स को मॉडर्नाइज करने के प्रयासों में भी तेजी ला रहा है और मिड 2024 तक चीन के पास 600 से अधिक ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और 2030 तक इनकी संख्या 1000 से ऊपर जाने की उम्मीद है। और रिपोर्ट में इस बात को भी मेंशन किया गया कि चीन अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में डाइवर्सिफिकेशन भी ला रहा है और जिसमें वो लो यील्ड के प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल से लेकर मल्टी मेगाटन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को शामिल कर रहा है। न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के अलावा चीन ने अपनी काउंटर स्पेस टेक्नोलॉजीज को भी एडवांस किया है, जिसमें डायरेक्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स, को ऑर्बिटल सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम्स शामिल हैं। और जबकि पेंटागन की रिपोर्ट में इस बात को भी हाईलाइट किया गया है कि चाइनीज मिलिट्री में करप्शन के चलते जो चाइनीज मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन वाला प्लान था तो वो भी प्रभावित हुआ है। हालांकि इन सभी चैलेंजेस के बावजूद चीन ने काफ़ी हद तक अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज मॉडर्नाइज करी हैं। इसके अलावा भी हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाली कुछ और एडिशनल एंटिटीज पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करी है और जिसमें इस्लामाबाद बेस्ड NDC यानी कि नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स भी आता है, जो कि पाकिस्तान के शाहीन सीरीज की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। और टोटल 4 पाकिस्तानी एंटिटीज़ हैं जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं और अमेरिका के इस फैसले को पाकिस्तान ने दुर्भाग्यपूर्ण और पक्षपाती कहा है। खैर, पाकिस्तान अमेरिका को ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता है क्योंकि आखिरकार डॉलर का सवाल है। बाकी एक तरफ जहां पाकिस्तान की एंटिटीज से प्रतिबंध लगाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ US ने भारत के साथ स्पेस कॉपरेशन को मजबूत करने के लिए भी स्टेटमेंट्स दी हैं और जिसमें दोनों देश स्पेस लॉन्चेस में अपने बायलैटरल इंडस्ट्री पार्टनरशिप के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स के रिव्यूज़ को एडवांस करेंगे। बाकी एक अपडेट ये सामने आया है कि ढाका यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के साथ अपने सभी एकेडमिक, रिसर्च, कल्चरल और स्पोर्ट्स ओरिएंटेड टाइज को रिस्टोर कर लिया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बांग्लादेश इतिहास दोहराने की तैयारी में है। और खैर, समय की बात है, समय आने पर समझ आ ही जाएगा। बाकी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि अभी हाल ही में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से कहा गया है परचेसिंग पावर पैरिटी के मामले में दुनिया में केवल 3 देश हैं जिनकी इकोनॉमीज रशिया से आगे हैं और वो 3 देश हैं चीन, भारत और अमेरिका। इसके अलावा रशियन राष्ट्रपति की तरफ से भी कहा गया कि रशियन फोर्सेज यूक्रेन में अपने प्राइमरी गोल्स को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रही है और हम हर दिन यूक्रेन में महत्वपूर्ण टेरिटरी को कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2013 में UN पीस कीपिंग मिशंस के तहत सूबेदार कुमारपाल सिंह और सूबेदार धर्मेश संगवान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और आज ही का वो दिन है जब 1961 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि गोवा लिबरेशन में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कौन सी यूनिट्स शामिल थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। आप अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं और बाकी आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिज़ाइंस को चेकआउट जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।